मंत्री जी एक चूहे को सजा दे देना, आपके घर आके ये ब्राह्मण का बच्चा बदकार आपको करे, आप कह रहा हूँ शिकाधारी बंदा तू मैं सच्चा और अच्छा ब्राह्मण हूँ। अगर आप सफर तो हम कर रहे हैं एनसीआर के लोग, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल विभाग जाके हमारी हालत तो देखिए, ये यमुना की बैंक, आप ये बात करते हैं। FIR मुख्यमंत्री जी ने बताया वो खुद उन्होंने लॉन्च करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पूरा टांगो, उनका जो करना है करो। हम ही उसमें से जहाँ कहीं इस प्रकार की काली भेड़ें मिलती हैं उनको सजा देते हैं। जिनकी रोम रोम भ्रष्टाचार से भरा हुआ इस सरकार का रोम रोम करप्शन अब भी खूब है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक बजट पर बहस हुई थी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, और लगातार बहुत दिन तक हरियाणा विधानसभा चली, बजट सत्र चला, और एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि इतने दिन तक विधानसभा का कोई सत्र चला हो। हंगामा हुआ, बहस हुई, गर्मी भी थी, नई नई चीजें भी थी, तरह तरह के बयान भी थे। और अब इस खास पेशकश में, इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान हम भी कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, और नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर जो हंगामा हुआ वो मुद्दा भी है, और साथ ही जबरन धर्मांतरण बिल पर भी जो हंगामा हुआ उस पर भी इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी एक चूहे को सजा दे देना, आपके घर आके ये ब्राह्मण का बच्चा बदकार आपको करे, आप कह रहा हूँ शिकाधारी बंदा तू मैं सच्चा और अच्छा ब्राह्मण हूँ। अगर आप सफर तो हम कर रहे हैं एनसीआर के लोग, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल विभाग जाके हमारी हालत तो देखिए, ये यमुना की बैंक, आप ये बात करते हैं। FIR मुख्यमंत्री जी ने बताया वो खुद उन्होंने लॉन्च करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पूरा टांगो, उनका जो करना है करो। हम ही उसमें से जहाँ कहीं इस प्रकार की काली भेड़ें मिलती हैं उनको सजा देते हैं। जिनकी रोम रोम भ्रष्टाचार से भरा हुआ इस सरकार का रोम रोम करप्शन अब भी खूब है। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर यह देखेंगे किनारा कौन करता है। बहुत सारी बातें जनता के हक की, उनके अधिकार की, उनके फायदे के लिए विधानसभा में होती हैं, संसद में होती हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चला, जनता के लिए बजट पेश किया गया, जनता के फायदे के लिए उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, सरकार का दावा था कि इसे हर एक बात का ध्यान रखा गया। तो वहीं विपक्ष ने बजट में बहुत सारी खामियां निकाली। इसके अलावा इस बजट सत्र के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आए जिन पर हंगामा हुआ, और उन्हीं में से एक था जबरन धर्मांतरण बिल, जिस पर लगातार शुरुआत में भी हंगामा हुआ और आज भी उस पर हंगामा हुआ। सदन में गर्मी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार यह बिल पास हुआ। और किस तरह का हंगामा हुआ और विपक्ष की तरफ से जो इसके अंदर कुछ शक और शुभा जताया जा रहा था, उस पर भी हम बात करेंगे, और सत्ता पक्ष का क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। जहां तक बिल का सवाल है, बिल केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहां हरियाणा में मैं कह रहा हूं, हरियाणा में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है। और 66 में हरियाणा बना, 66 से लेके अब तक एक केस बताओ जो किसी ने जबरदस्ती उसको किया हो। बहुत मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं दूंगा। मेरे को बोलने दो। मैं दूंगा मेरे को बोल। हाँ, मेरे को क्या बता रहे हैं। 4 साल में एक मिनट मंत्री, 4 साल में बोल रहे हैं, जो डाटा है वो कोई एक दिन का डाटा नहीं है, और उसमें बाकायदा फैक्ट्स हैं क्या क्या हुआ। 2018 में 21 FIR इस विषय के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें इस प्रकार के प्रयत्न किए गए, लड़का लड़की की मैरिज है, धर्म परिवर्तन के केस हैं, बाद में छुड़वाए गए, माता पिता कहीं लेके आए, कहीं लेके निकल गए, कहीं धर्म परिवर्तन हुए। 21 तो FIR है 2018 की, 2019 की 25 FIR है, 2020 की 44 FIR है, और 2020 की 44 है, 2021 की 34 FIR है। और ये सब ज्यादातर, मैं आपको जिले भी बता देता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा जो जिले प्रभावित हैं वो 5-6 जिले प्रभावित हैं। यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल,
ये जिले बहुत प्रभावित हैं और एक एक केस के बारे में आपको बता सकता हूं। और अभी लेटेस्ट यानी कई गिरोह के गिरोह ऐसे गिरोह यानी शब्द कहना ठीक होगा या एनजीओ बना करके कुछ छदम सामाजिक संगठन बना करके छिपे एजेंडे लेकर के धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं। देखिए, मर्जी से धर्म परिवर्तन करे कोई करे, इच्छा से करे कोई करे, लेकिन बलात् धोखे से लालच देकर ये जो धर्म परिवर्तन के किस्से शुरू हो रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हिंदू से मुस्लिम बनना ठीक नहीं, मुस्लिम से हिंदू बनना भी ठीक नहीं, अगर इस प्रकार के गलत धंधे हो रहे हैं तो। सरकार का कहना है कि माहौल को देखते हुए ऐसा कानून लाना जरूरी था। जबरन किसी को लालच दिया जाए, जबरदस्ती कराई जाए, धोखा दिया जाए, कुछ छिपाया जाए और इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है, कानून को लाया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से इस पर कुछ शक और शुबहा जताया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बयान विधानसभा के सुन लेते हैं। दर्ज हुई है ये मिसयूज ऑफ जो पुलिस की मेरा इनके उस पर जो है ना, जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दी एफआईआर की, इतनी पता नहीं कितनी एफआईआर जो है ना, मेरा हम ये नहीं कहते हम भाई जबरदस्ती हो, उसका कानून है आईपीसी में। अब इन्होंने भी एफआईआर करी है। हमारा मतलब ये है कि हम ये जैसे उल्टा सा, हमारे से बड़ा हिंदू कौन है जी? हम हिंदू परिवार में पैदा हुए, इसमें तो सभी धर्मों के लिए है, सदियों से हम हिंदू तो कुछ सवाल नहीं है। तो अब इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्या है कि भाई आप भी बन जाओ, और ये पंडित जी यूँ कह रहे हैं कि भाई आपकी समझ में भी ना आ रही, ये कोई कम में कह दो फरी फौराद हो रहा है, आप किसी को चेक करते नहीं है क्या? हम तो कर रहे हैं। हमारा एनसीआर का इलाका है, आप ही लोग बोलने नहीं देते जब वो खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा जो हालत गुड़गांव में, फरीदाबाद में है, पलवल जिले में है, और सबसे हालत परदेशी लोग हैं, नाम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, बिटियाओं को ले जाते हैं। अगर 1 महीना पहले उसकी जानकारी मिलेगी, अगर सहमति हो चली जाएगी। और मेरे निकिता कांड हुआ, क्या कारण था पता ही है ना, पूरे बल्लौर शहर में हाहाकार मच गया। निकिता का कांड आपके सामने उदाहरण है। उस बेटी को जान खोलनी पड़ी, उसको जबरदस्त उसका धर्म परिवर्तन करना पड़ा, कराने के लिए मजबूर करना पड़ा, जबरन ले जाने की बात है। ये कि मित्र किस बात की बात करते हैं? अगर आप सफर तो हम कर रहे हैं एनसीआर के लोग, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल विवाद जाके हमारी हालत तो देखिए। ये यमुना की बेट, आप ये बात करते हैं, नाम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, बात में उसको करते हैं। ये वोट की राजनीति है। ये समाज के साथ लेंगे, समाज का बंटवारा मत करिए। समाज झूठ बोल के इनके चांद मोहम्मद बदल गया, नाम थे चंद्रमोहन थे चांद मोहम्मद, एक बिटिया की जान चलेगी। ये परिवर्तन ना हो तो जान तो नहीं जाती। अध्यक्ष जी, आज ये मैं समझती हूँ ये बहुत ही काला अध्याय होगा हरियाणा की हिस्ट्री में कि इस तरह का बिल जो है ये हम विधानसभा में लेकर आए हैं और उसको जो है मेजॉरिटी जो है पास करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है कि अगर किसी कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उसका कानून बना हुआ है आईपीसी के अंदर, आईपीसी के तहत उसका कानून है। एफआईआर मुख्यमंत्री जी ने बताया, वो खुद उन्होंने लॉन्च करी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पूरा टांगो, उनका जो करना है करो, हम आपके उसके पक्ष में। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस रूप के अंदर ये बिल लेकर आए हैं वो बहुत ही डरावना बिल है। इस चर्चा में हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। शुरुआत में आपने बहुत सारी बातें सुनी। जबरन धर्मांतरण को लेकर बिल पास हो चुका है, लेकिन उस पर अपनी अपनी बातें थी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे एक बार करा देता हूं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण अत्रे जी। धन्यवाद। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका केवल ढींगरा जी। धन्यवाद। और दीप कमल सारंग साहब जेजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीप कमल जी। धन्यवाद। केवल ढींगरा जी, आपसे शुरुआत करता हूं इस मुद्दे पर। आपत्ति क्या है, शक क्या है, क्यों डरावना लगता है आपकी पार्टी को जबरन धर्मांतरण का बिल? अगर किसी को धोखा देकर, लालच देकर, कुछ छिपाकर किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ये तो कानून के खिलाफ है और ये गलत भी है, इंसानियत के खिलाफ भी है। तो क्या ऐसी चीजों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस मामले में कार्रवाई होनी भी चाहिए और हुई भी है। और अगर कार्रवाई अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2018 में इतनी कार्रवाई, इतनी एफआईआर हुई,
2018 बताया आपकी ना आवाज उन्होंने। नहीं आ रही है। उन्होंने ये कहा कि मैं आता हूं आपके पास कुछ। अत्रे साहब आप जी नासिर भाई, चले, मैं आता हूं। उससे पहले एक बार हेलो, मेरी आवाज आ रही कुछ है? और जो बयान थे जिसको लेकर बार बार बातें निकलकर सामने आ रही थी, एक बार वो बयान में सुनवा देता हूं कि किस तरह से मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जबरन धनवंतरण वाली जो बाइट थी वो एक बार फिर से सुनाइए। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे और नेता विपक्ष क्या कुछ कह रहे थे, वो बाइट एक बार हम सुनाएंगे। इसके अलावा और दूसरे लोगों की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी सुनाएंगे, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया और नेता विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। जहां तक बिल का सवाल है, बिल केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ हरियाणा में मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है। और 66 में हरियाणा बना, 66 से लेके अब तक एक केस बताओ जो किसी ने जबरदस्ती उसको किया हो। बहुत मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा, मैं दूंगा। मेरे को बोलने दो। मैं दूंगा मेरे को बोल। हाँ, मेरे को बता रहे हैं। 4 साल में एक मिनट मंत्री, 4 साल में बोल रहे हैं। जो डाटा है वो कोई एक दिन का डाटा नहीं है और उसमें बाकायदा फैक्ट्स हैं। क्या क्या हुआ 2018 में 21 एफआईआर इस विषय के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें इस प्रकार के प्रयत्न किए गए। लड़का लड़की की मैरिज है, धर्म परिवर्तन के केस है, बाद में छुड़वाए गए, माता पिता कहीं लेके आए, कहीं लेके निकल गए, कहीं धर्म परिवर्तन हुए। 21 तो एफआईआर है 2018 की, 2019 की 25 एफआईआर है, 2020 की 44 एफआईआर है और 2020 की 44 है, 2021 की 34 एफआईआर है। और ये सब ज्यादातर, मैं आपको जिले भी बता देता हूं, इसमें सबसे ज्यादा जो जिले प्रभावित हैं वो 5-6 जिले प्रभावित हैं। यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल, ये जिले बहुत प्रभावित हैं। और एक एक केस के बारे में आपको बता सकता हूं। और अभी लेटेस्ट यानी कई गिरोह के गिरोह, ऐसे गिरोह यानी शब्द कहना ठीक होगा, या एनजीओ बना करके, कुछ छदम सामाजिक संगठन बना करके, छिपे एजेंडे लेकर के। तो इस पर हंगामा हुआ और भी कई मुद्दे थे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अब मेरी आवाज आप तक भी पहुंच रही होगी। और केवल ढींगरा साहब, वही सवाल कि आपत्ति क्या है, क्यों डरावना लग रहा है आपको ये बिल, क्यों इस पर आपत्ति है, क्यों शक है? जब किसी के साथ धोखाधड़ी की जाए, धर्म के मामले को लेकर जबरदस्ती की जाए, लालच दिया जाए, तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर ऑलरेडी कानून बना भी हुआ है। और जो कानून बना हुआ है उसके बीच में मुख्यमंत्री जी की बाइट अभी सुन रहा था, उन्होंने ये कहा भी है कि 2018 के 21 केस हुए और उसके बाद 19 में भी हुए, 20 में भी हुए, 21 में भी हुए। तो 2018 के जो 21 केस हुए उसमें मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इसमें कितने लोगों को दंड मिला, कितनों के ऊपर कार्रवाई हो गई, कितनों लोगों को दंड दिया। आज तक कोई किसी को दंड दिया तो ये बताएं कि इतने लोगों को दंड दे दिया और इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई होने के बाद इतने लोग जेल के पीछे हैं और इतने साल की सजा हुई है। 18 से लेके 22 तक 4 साल बीत गए, कितनी सजाएं हुई ये भी बताना चाहिए। क्या इस पर, केवल ढींगरा साहब, क्या इस पर पहले से इस पर सख्त कानून है? देखिए, कानून ऑलरेडी सख्त है इसके ऊपर। कानून इस तरह से है कि जो कोई किसी से जबरदस्ती करता है वो उसको दंडनीय कार्रवाई में आता है। और वो दंडनीय कार्रवाई 18 से शुरू हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। 1966 में हरियाणा बना, 66 से लेके 18 तक कुछ नहीं हुआ। 18 में कानून ये सारा काम होना शुरू हुआ। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। दूसरी बात ये कही कि 18 के बाद इतने मामले एफआईआर दर्ज हुई, तो उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई ये नहीं बताया। मैं ले लेता हूं आपके इन सवालों के जवाब। प्रवीण अत्रे साहब, कानून पहले से सख्त है लेकिन कार्रवाइयां उस पहले वाले कानून के हिसाब से नहीं हुई हैं, तो फिर नई चीज की, नए कानून की, नए बिल की जरूरत क्या? जो आरोप लगा रहे हैं और वो विपक्ष लगा रहा है पूरी तरह। भाई, समस्या यही है। समस्या ये है कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं, विशेष तौर पे कांग्रेस के मित्र जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, पहले तो उनको यही जानकारी नहीं है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर कोई विशेष कानून नहीं है। ये बात कर रहे हैं आईपीसी की, इनको ये जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपको डरावना क्यों लगता है,
बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिस बिल के अंदर किसी धर्म का जिक्र नहीं है, जिस बिल में किसी भी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की चर्चा करते हैं। और यही इनको इसलिए भयानक लगता है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है। आज कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है, देखिए पहले बोलने समझाए, फिर उसके आज कांग्रेस का घिनौना चेहरा हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आ गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह, मैं बता रहा हूं कैसे आ रहा तुष्टीकरण। जिस बिल के अंदर किसी धर्म का नाम ही नहीं लिखा, हुड्डा साहब को सपना कैसे आ गया कि हिंदू और मुस्लिम की बात करूं मैं? क्यों हिंदू? मैं वही बता रहा हूं। आप एक तो पहले इनको समझाएं कि बीच में डिस्टर्ब ना करें। अगर चर्चा करनी है, आपको वक्त मिला था, बोल लेते, बाद में मिलेगा बोल लीजिएगा। अब दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि आपने एफआईआर दर्ज की, अब बताइए आपने कितनों को सजा दिलवाई? सजा देना कोर्ट का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर बलात्कार होता था उसके लिए भी कानून था, कानून में प्रावधान भी थे, लेकिन समय की मांग थी कि इस अपराध के प्रति एक सख्त कानून बने, और इसी सरकार ने एक सख्त कानून बनाया जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान भी किया। और ये कांग्रेस ये सवाल पूछती है कि साहब कानून तो पहले भी था, संविधान में 125 संशोधन के बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम करके देश को भटकाना। जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में हुआ वो भी इसी कांग्रेस ने किया था। साहब जब आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि लगातार हरियाणा प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, देखिए पहली चीज तो समझना बड़ा जरूरी है, कानून ये कहता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मतलब इच्छा के बिना हुआ धर्म परिवर्तन। अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से करना चाहे तो करे, उसको कानून नहीं रोकता, लेकिन अगर किसी को डरा के, धमका के, लालच से, धोखे से केवल धर्म परिवर्तन कराया जाए, इस बात में ये बिल्कुल सही बात है कि किसी को डराया जाए, लालच दिया जाए, या शादी के लिए अपना धर्म छिपाया जाए, तो फिर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस तरह से इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, उसमें यह जो बात उन्होंने कही है कि तुष्टीकरण की, धर्म विशेष के लोगों के तुष्टीकरण की, और इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि माहौल खराब होगा इससे? आने वाले वक्त में इस तरह का ही जिक्र किया गया था आपके नेताओं की तरफ से सदन के अंदर। देखिए जो कानून बनता है, आप उसको अब दूसरे रंग में तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अगर वो कानून बना है तो उसमें छुपाने की क्या जरूरत है कि वो तुष्टीकरण है, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। आप सीधा लिखो ना कि हम धर्म के लिए ये कानून बना रहे हैं, डरते क्यों हो? डरना नहीं चाहिए। और ये बात सही है कि कोई किसी को डर के, कोई किसी को डर के आवेश में कोई किसी के साथ अगर इस तरह का काम करता है तो वो दंडनीय अपराध में होना चाहिए। हम भी इस बात के लिए एग्रीड हैं, लेकिन हम ये दूसरी बात कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 18 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 66 से लेके 18 तक का जिक्र नहीं किया कि उसमें कितनी एफआईआर दर्ज हुई। यह भी बता देना चाहिए था। खट्टर साहब इसका जवाब, कार्रवाई कितनी हुई, ऐसा है, हाँ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों को सजा दी गई, ये भी एक सवाल है। देखिए ऐसा मैंने पहले बताया कि सजा देने का काम कोर्ट का होता है, सरकार का, पुलिस का काम होता है जांच करके मामला कोर्ट के सामने रख देना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं 66 से लेके आपने इससे पहले का जिक्र सरकार नहीं ने किया। एक भी सजा नहीं दिलवाई। सरकार कोर्ट में कौन लड़ती समझाएगा है। भाई? सरकार के एक तो आदमी, नासिर भाई इनको एक समझाइए चर्चा कैसे होती है? चर्चा नहीं कर लीजिए, फिर एक समझ ही नहीं है चर्चा कैसे। अपनी बारी में बोल लो भाई, कौन रोकता आपको अपनी बारी में बोलने से? किसने रोका आपको? आपको टाइम मिलेगा, खुल के बोलिएगा जो बोलना है अपने। अरे भाई लेकिन साहब, बीच में मैं सवाल तो कर रहा हूं। एक मिनट, अरे सवाल आप अपनी, जब आपको समय मिलेगा आप पूछ लीजिएगा, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पहले क्यों नहीं हुआ ये सवाल? अरे पहले होता तो तब जब जो सत्ता में लोग रहे उनकी इच्छा होती। ज्यादातर कांग्रेस सत्ता में रही है, और कांग्रेस तो यहां पे भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिस बिल में किसी धर्म का जिक्र नहीं किया, वहां पे कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रही है? के अंदर इससे पता नहीं लगता कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। एक प्रतिक्रिया इस पर ढींगरा साहब, फिर हम रजत पंजेटा जी और निकिता कांड जो हुआ था, रजत पंजेटा भी जुड़ चुके हैं नहलों से। जी, निकिता कांड के अंदर जो अपराधी थे जिनको कोर्ट ने सजा दी, क्या वो एक कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार नहीं थे? क्या वो कांग्रेसी नेता रिश्तेदार नहीं थे? जिस कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहेंगे तो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कैसे न्याय करती? ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट। अब रजत पंजेटा जी, एक बिल जिस पर काफी हंगामा हुआ, आपके नेता भी बोले, लेकिन जिस तरह कांग्रेस खुलकर बोली, इनेलो की तरफ से उस पर अपना एक ऐसा मंतव्य रखा गया, अपनी बात रखी गई कि वो बैलेंस हो। आप किस तरह से देखते हैं? बात ये आ रही है, सरकार कह रही है कि जरूरी है
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कोई कराएगा तो वो जुर्म है और इसकी सजा मिलेगी, और इसलिए हम ऐसा चाहते हैं, लालच दिया जाए, किसी को धोखा दिया जाए। कांग्रेस का विरोध है, आपका भी विरोध है, आपका किस तरह का है? देखिए नासिर जी, पहले तो कोई भी राजनीति में कोई भी चीज़ बहुत प्लानिंग के साथ और उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये ठीक जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, ठीक उसी के बीच में इस बिल को लाया गया। हरियाणा में ऐसे कोई कई जगहों में इस मुद्दे पे डिबेट कर चुका हूँ कि ऐसे कोई ड्रास्टिक नंबर ऑफ केसेस नहीं आ रहे कि हरियाणा के अंदर हाहाकार मच गया हो। इसमें एक बहुत आवश्यक जी मैं आपसे ना दोबारा से आपसे सवाल पूछूंगा, दीप कमल जी, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें तुष्टीकरण की राजनीति देख रही हैं, और इस पर आप क्या उसी मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे जितनी मजबूती के साथ बीजेपी रख रही है? देखिए नासिर, एक पहली बात तो ये कि जो ढींगरा जी कह रहे थे कि एक नए एक्ट की ज़रूरत क्या है जब आईपीसी में सब कुछ कवर हो रहा है। मैं अभी चेक कर रहा था और मैंने खुद भी वकालत में पढ़ा है, ये कम से कम 50 एक्ट हमारे देश में ऐसे लागू हैं जो लगभग वैसा ही काम करते हैं जैसा आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर होता है। उसमें आर्म्स एक्ट है, आईटी एक्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, डाउरी एक्ट है, कंपनी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यहाँ तक कि गुरुद्वारों का इलेक्शन कैसे हो इसके लिए भी अलग से एक्ट है। जबकि ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से भी हो सकती हैं, आईपीसी के हिसाब से भी और सीआरपीसी के हिसाब से भी। ढींगरा जी ने एक सवाल उठाया कि विधानसभा में ये बताया गया कि 127 केस दर्ज हुए 4 साल में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनमें से सज़ा कितनों में हुई। तो कहीं ना कहीं उनके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि अगर 127 केस आए हैं और हमारा मौजूदा कानून जो पहले का कानून है वो उनको सज़ा दिलवाने में नाकामयाब कहीं रहा है, अगर वो ये संकेत दे रहे हैं ढींगरा जी, तो यानी कि एक नए कानून की शायद इस क्षेत्र में ज़रूरत रही होगी। एक मिनट ढींगरा जी बोल रहे, उनको वो भी बता देता हूँ ढींगरा जी, एक मिनट वो भी बता देता हूँ। एक तो बीच में ये भी बड़ा ऐतराज़ जो अत्रे जी ने उठाया, ये बहुत ही निंदनीय है। विधानसभा में हमने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार बीच में टिक्का टिप्पणी अपनी रनिंग कमेंट्री जारी रखते हैं, कभी गीता भुक्कल जी रखते हैं, रघुवीर काद्यान जी रखते हैं। उनको इस तरीके से खड़े होकर जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं उनको समझाना पड़ा है तसल्ली से, सख्त भाषा में भी, और वही काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। असल में इन लोगों को देश के लोगों ने सत्ता इतने लंबे समय तक सौंप दी कि इनको बाहर रहना हजम नहीं हो रहा है। विधानसभा में रघुवीर काद्यान जी हर टाइम इतनी रनिंग कमेंट्री, यहाँ पर ढींगरा जी से चुप बैठना। ढींगरा जी ने बोलना, ढींगरा जी इतनी बेचैनी दीप कमल जी, चलिए क्यों है इतनी बेचैनी? अच्छा दूसरी बात अच्छा ठीक है, सवाल लेना हजम नहीं होता। देखिए मैं जो कह रहा हूँ वही साबित कर रहे हैं, वही सच साबित कर रहे हैं और फिर बुरा बुरा सुनेंगे। अच्छा दीप कमल जी, एक सवाल मेरा आपसे, नासिर जो मेरा आपसे एक सवाल और है, दीप कमल जी एक सवाल और है मेरा कि इस सवाल आपने किया था नासिर, उसका जवाब मैं आपको जो आपने पूछा बहुत जल्दी सर, फिर मैं दूसरा आपसे एक सवाल हम इस पर क्या राय रखते हैं? सवाल विधानसभा में भी उनका पक्ष, जेजेपी का पक्ष, एक मिनट। हाँ नासिर जो आप पूछ रहे थे, आपके पास जवाब नहीं मिलता, नहीं बोलने दीजिए ढींगरा जी को, टाइम नहीं देता, आपको टाइम देता है ढींगरा जी हमको बोलने दीजिए, एक मिनट आप बोलिए, दीप कमल जी बोलिए आपका पक्ष। हाँ नासिर जो आप पूछ रहे थे कि हमारी पार्टी और हम इसको किस रूप में और कितनी सख्ती के साथ देखते हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से अगर एक कानूनी समस्या है उसका समाधान अगर संवैधानिक रूप से और विधानसभा के जरिए हो रहा है तो उस पर उसी लिहाज से गंभीरता के साथ बातचीत होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इससे कहीं संप्रदायवाद बढ़ रहा है, हाँ, अब मेरा आपसे एक सवाल है, बढ़ रहा है, तो मेरा इस पे एक आपसे सवाल है क्योंकि आपने वकालत भी की है, आपने वकालत भी किया और आप कानून के छात्र भी हैं। इसमें कांग्रेस और बहुत से लोग इस तरह का भी इसमें बात कर रहे हैं। अच्छा धर्म का जिक्र नहीं है तो इसमें किसी की बात नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से शादी करता है या अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, उसके बाद किन्हीं कारणों से जिसने शादी की है वो ये कहकर किसी पर केस कर दे कि मुझे इसने बताया नहीं था कि कौन से धर्म का है, या किसी ने अपनी मर्जी से किया था तो किसी समाज के दबाव में या परिवार के दबाव में बाद में वो उनके दबाव में आकर कह दे कि मुझे बताया नहीं था, तो इससे किस तरह से बचा जाएगा इस कानून के हिसाब से? नासिर ऐसी ही दुविधाओं के लिए तो एक्ट बनते हैं कि अगर शादी के समय दोनों लोग अपनी वास्तविक पहचान और अपना नाम और अपने परिवार की हिस्ट्री एक दूसरे से जाहिर करते हैं तो बाद में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और अगर उस वक्त अपना नाम कुछ गलत बताया जाता है, अपना उपनाम, अपने परिवार की हिस्ट्री गलत बताई जाती है और बाद में कुछ और निकल कर आता है, तब वो एक्ट एप्लीकेबल होगा। तभी तो पुलिस उसकी जांच के जरिए पता करेगी कि क्या
सही जानकारी देकर शादी की गई रजत है, गलत गुमराह पंजेटा जी करके क्या कहेंगे आप जानकारी इस पर? शादी जी की रजत गई। पंजेटा जी बोलिए। देखिए नासिर जी, इसमें इन्होंने खुद ही कह दिया, ये लॉ के स्टूडेंट हैं। इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि इसमें एक चीज़ बड़ी जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि कोई माइनर या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, देखिए अगर हम कोई भी एडल्ट है तो हमारा संविधान हमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक कोई भी रिलीजन प्रोफेस करने की हमारे को आज़ादी है, हमारे को फ्रीडम है, कोई भी हम रिलीजन चूज कर सकते हैं, कुछ भी है। इसका एक दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि अननेसेसरी लिटिगेशंस भी ये पैदा करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई देखिए माइनर है और जिसको समझ नहीं है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो ये जरूर एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेजर है और उसके ऊपर देखिए कोई कंसील करता है आइडेंटिटी अपनी, 420 का केस भी बनता है। आईपीसी में अनेक धाराएं हैं जो आज तक चलती आ रही है और उन पे सजाएं भी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ ये हटा देंगे, ये ऐड होना बहुत जरूरी है कि कोई मेजर व्यक्ति है, अपनी उसको पूरी स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी से। अब आप देखिए ईडी के अंदर मैं पढ़ रहा था अखबार में 1000 करोड़ से भी ऊपर इन 5 इलेक्शनों के अंदर ईडी ने पकड़े पैसे। बहुत से जगह पैसे बटने, वो पैसे इलेक्शन के दौरान ही पकड़े गए थे जो बटने में आए थे। अब कोई लालच के अंदर, लालच में लोग वोट भी दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। हमें अब ये नौकरी का जो घोटाला है उसके अंदर 350 लाख जैसे पकड़ा गया। ये एक अच्छा पैसे एक लेके सवाल तो बहुत सी है, ये चीजें हो अच्छा रही। सवाल है कि लालच वाला एक वर्ड भी है। प्रियमित्र साहब, हम कोशिश करेंगे बहुत संक्षेप में, फिर हम एक दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। कि ये भी एक अच्छा सवाल है कि कल को किसी ने लालच में तो कर लिया, फिर बाद में वो कहे कि भाई मुझे लालच दिया था, पैसे दिए थे, तो उसमें दोनों पर ही कार्रवाई होगी या एक पर ही होगी? नहीं, देखिए नासिर भाई, पहले तो इस कानून को पढ़ना और समझना बड़ा जरूरी है। जिस तरह से अभी पंजेटा जी ने कहा कि अगर कोई नाबालिग है, माइनर है, तो पंजेटा जी ये कहना चाहते हैं कि जो धोखा है वो माइनर के साथ धोखा होगा तो माना जाएगा, लेकिन मैच्योर के साथ होगा तो वो धोखा नहीं माना जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। धोखा तो धोखा है, भले वो माइनर के साथ हो रहा है, भले वो मेजर के साथ हो रहा है। दूसरी बात, जब कोई कानून बनता है, उस कानून में इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन क्या रहता है ये भी सब उसमें डिफाइंड होता है। और ये सारे सबूत इन्वेस्टिगेशन के बाद इकट्ठे होते हैं कि ये इंटेंशनली किया हुआ है, नॉन इंटेंशनली है, वाकई धोखा हुआ या नहीं हुआ, क्या इसको डराया गया या नहीं डराया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि इच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन मान्य है, हर आदमी कर सकता है, जिसकी बात पंजेटा जी भी कह रहे थे, उसके लिए तो कोई रोक है ही नहीं है। लेकिन इच्छा के विरुद्ध, अब वो इच्छा के विरुद्ध कैसे होता है? चाहे वो धोखे से, डरा के, लालच से, पैसे से, कोई भी वजह। और इसमें प्रावधान जो सजा का है वो भी अलग अलग है, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो धोखा किस तरह से दिया गया, क्या वो बंदूक की नोक पे करवाया गया, वो किस तरह से करवाया गया, उसी तरह के सजा के प्रावधान। और इसमें एक चीज ये निकलकर सामने आती है कि कानून सभी को हक देता है मर्जी से शादी करने का और अपने धर्म का चुनने का अधिकार देता है, और इस बात को सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने खुद कहा। लेकिन अब बात यही है कि फिर सारी चीजें लिखा पढ़ी में होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं। केवल ढींगरा साहब, जब ये सारी चीजें लिखित में होंगी तो फिर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए, वो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि दंडनीय अपराध है, लेकिन वो आईपीसी में ऑलरेडी अगर कोई किसी के साथ धोखे से बात करता है तो धोखा वर्ड तो आ गया। वो तो पहले ही, धोखा का मतलब क्या है? धोखा का मतलब यह है कि उसके ऊपर आईपीसी की धारा लगेगी। तो उस पर उनका यह कहना था, दीप कमल जी कह रहे थे कि जो पुरानी धाराएं हैं उससे उतनी मजबूती नहीं आ रही थी सजाओं में, या कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाँ, अब मैं बताता हूं। अब आपने बात सही की। अब बात जहां तक इनकी बात है, इनके माइंड से ऐसा लगता है कि मजबूती नहीं आ रही थी। वो मतलब ये है कि ये उसको धार्मिक सिस्टम में खुद ऐसे घोल के पेश करना चाहते हैं कि धार्मिक मसला जो है बीजेपी खड़ी करती रहे, हिंदू मुस्लिम खड़ी करती रहे, इस करके ये काम हिंदू किया मुस्लिम गया। वाली भी बात नहीं आई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आईपीसी के अंदर धोखे का मतलब वो भी सेम है, और जो इनका कानून बना है उसके अंदर भी वो सेम है। इस पर आत्रे साहब, दीप कमल जी की प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप है। मैं कुरैशी की बात बताना चाहता हूं, कानून वही चलिए ढींगरा साहब बात पूरी कर लीजिए, जल्दी। उसके अंदर धारा इधर से इधर कर दी जाए, धारा उधर से उधर कर दी जाए, लेकिन जो मामला है वो वही गिना जाएगा। दीप कमल जी बोलिए। जानबूझ के धोखा दिया, बोलिए, मामला वही गिना जाएगा। ठीक है ढींगरा साहब, बोलिए दीप कमल। उसके लिए आप उसके लिए कड़ा कानून बना दें, उसके लिए कड़े से कड़ा कानून बना दें। केवल ढींगरा जी, ठीक है, सुन लीजिए उनको भी। मैंने कोई लगभग 50 एक्ट ऐसे बताए थे जो सीआरपीसी और आईपीसी
कि जैसा काम करते हैं। सिर्फ 2 का उदाहरण दूंगा नासिर मैं। एक है आर्म्स एक्ट, यानी हथियारों से जुड़ा हुआ कानून, जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है लगभग 150 साल से देश में, जबकि उसके तहत जो नियम है वो सारे किसी रूप में आप ढूंढ सकते हैं कि आईपीसी में भी कवर हो सकते हैं कि अवैध चीज़ रखनी नहीं है, कहाँ से खरीदनी है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन रखना है, कैसे उसका रिकॉर्ड रखना है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा साल 2000 में आया था आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर उसके अंदर जो गड़बड़े होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो आप चाहें तो सारी की सारी सीआरपीसी में और आईपीसी में मिल जाएंगी आपको, लेकिन क्योंकि वो बहुत आयत में होने लगे और उसका इस्तेमाल हर कहीं होने लगा, तो आईटी एक्ट अलग से बन गया। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू आया तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बन गया। तो ये चीज नहीं समझना चाह रहे। मेरा सबसे बड़ा एतराज ये है कि जिस कानून में किसी धर्म का जिक्र नहीं है, लगातार कांग्रेसी मित्रों के द्वारा, चाहे विधानसभा पटल की बात करें, चाहे यहाँ पे प्रवक्ता जी की बात करें, बार बार हिंदू मुस्लिम, बार बार हिंदू मुस्लिम, बार बार हिंदू मुस्लिम, ये क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी देखिए, एक तो भाई नासिर भाई मेरा निवेदन है, नासिर भाई मेरा निवेदन है कि अगर मैं आपका सवाल चर्चा पे बुलाना हो तो मुझे एक बता रहा हूँ, बार बार कौन बोल रहा है? मेरा सवाल आपका सवाल, क्या आपकी पार्टी को या फिर वो राजनीति की एक मजबूरी है कि ये मजबूरी जो आप कह रहे हो, आप भी नहीं कह रहे, क्या ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। जब कानून के अंदर किसी धर्म का जिक्र नहीं है, कानून केवल ये कहता है कि इच्छा के विरुद्ध करवाया गया, इच्छा के विरुद्ध जो धर्म परिवर्तन है वो गैर कानूनी माना जाएगा। अब बार बार कांग्रेसी मित्र हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, तो कौन इसको धार्मिक रंग दे रहा है? कांग्रेसी मित्र दे रहे हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की रिवायत रही है। उसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भाई ये सभी धर्मों पे लागू है, सभी धर्मों पे लागू है, पर भी बात करें, बहुत जरूरी होता है वो भी। एक मिनट ढींगरा साहब, 30 सेकंड में कुछ कहना चाहता हूं मैं, बस सिर्फ 10 सेकंड। चलिए बताइए। जो आप बार बार ये जैसे जानना चाह रहे हैं कि धर्म का जिसका जिक्र भी नहीं है फिर भी क्यों इतनी बहस हो रही है, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां कोई धर्म से संबंधित चीज आती है एकदम से उखड़ पड़ती है। उनको लगता है कि इस ग्राउंड पर तो उनको पक्का ही मात मिलने वाली है, और उस गलती में वो चर्चा को इतना छेड़ देते हैं। अगर ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक बात करके बीजेपी फायदे लेना चाहती है, तो धर्म की बात उसकी मदद कर रही है वो चर्चा करके। वो चर्चा छेड़ के कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है, अगर आपको ये लगता है तो सारा टाइम। और सच में मतलब कुछ काम किया भी क्या आज तक? इतना सेल्फ गोल कर रहे हैं, बीजेपी ने किया क्या? चलिए ठीक है, अब आखिरी एक प्रतिक्रिया, मेरे पास टाइम में नहीं है सर, मेरे पास टाइम में नहीं है। आखिरी एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी। अच्छा, सबसे अच्छी बात है वो बीच में नहीं बोल रहे, सेल्फ गोल कर रहे हैं इस व्यक्ति को, अगर वो बीच में नहीं बोल रहे। रजत पंजेटा जी, बुलाया करें, रजत पंजेटा जी, आप भी प्रवीण अत्रे साहब कोई नहीं बोलता। रजत पंजेटा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इसी मुद्दे पर। ठीक है सर, रजत पंजेटा जी, बहुत सारे। हाँ जी, देखिए नासिर जी, मोटी मोटी बात यह है कि देश के अंदर, मैंने जैसे आपको कहा, हर चीज़ की लाने की कोई टाइमिंग होती है। हिजाब का इशू हुआ तो उत्तर प्रदेश के हमारे जो ये 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें एक ऐसा हिजाब वाला इशू भी उठा। यहाँ हमें देखना ये पड़ेगा नासिर जी की 79 पॉइंट समथिंग एक कंसेंसस के हिसाब से हरियाणा पूरे देश में हिंदुओं की आबादी है। 14 पॉइंट कुछ परसेंट मुस्लिम्स हैं, उसमें जो सिख आते हैं वो 1.7% हैं, 0.7% बुद्धिस्ट हैं, और उसमें 2.3% क्रिश्चियंस हैं। अभी यमुनानगर में भी एक 2 समुदायों के बीच में वहाँ क्रिश्चियंस थे, उनके बीच में भी कोई झड़प होगी। तो जब कोई मेजॉरिटी में होता है ना, तो हमें मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूँगा, हमें ऐसे माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कोई ठेस या आहत ना पहुंचे, ये एक बड़ी और लार्जर जिम्मेवारी बनती है। मैं आखिर में एक बात जरूर कहूंगा कि इससे एक फायदा अगर ये होता है कि किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबरदस्ती कराया जाए, धोखा दिया जाए, अपनी पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, तो फिर जरूरी है कि ऐसे लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसको अपना धर्म परिवर्तन करना है, किसी से भी शादी करनी है, तो जाहिर सी बात है कानून ने हक दिया है, तो फिर हर एक चीज आपकी लिखित में होनी चाहिए, तो आपको भी कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। अब हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे, और भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे उठे थे, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा हुआ, और नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर कई जगहों की बात आई थी, खासतौर से फरीदाबाद का छाया रहा। विधायक नीरज शर्मा ने सवाल उठाए, तो फिर सवाल और जवाब का दौर शुरू होता रहा, और वो विधानसभा का वो हंगामा एक बार फिर से देखते हैं, जो बयानबाजी हुई थी उसके बाद फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिरी बात कह रहा हूं मंत्री जी, हाथ जोड़ के, ये नीरज शर्मा का प्रण है,
भीषण प्रतिज्ञा है इस महान सदन को सिर्फ टाइम बता दो कि भ्रष्टाचार अधिकारी छोड़ो, एक चूहिया को आप जेल में भेज दोगे। एक सेकंड रुक जाइए मंत्री जी, जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोड है और मैं इस कोड को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी विधानसभा के अंदर लोग मर रहे हैं, बहन बेटियां कीचड़ों में जा रही हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी तक भेद कर दिया उसने बाल कल्याण कॉफी के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने कब्बन को बोला चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर लगाओ और आप इसको नगर निगम का कर रहे हैं। आखिरी बात अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारियों को क्या सजा मिलती है? रिटायरमेंट के बाद रवि सिंगला जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, रिटायर्ड हो गया अफसर। वार्डबंदी बहुत बड़ी चीज होती है, 2.5 करोड़ की जनता में हरियाणा की में कोई काबिल आदमी नहीं मिला, वही भ्रष्टाचारी, वही रिटायर्ड अफसर। वार्डबंदी कमेटी के लिए आपने कंसल्टेंट लगा दिया। मंत्री जी इतना नंगा नाच मत कराओ, हरियाणा की जनता देख रही है, बहुत उम्मीद है, सिर्फ टाइम बता दो। केसेस हैं जो 9 केसेस हैं, मैं आदरणीय मेंबर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसमें नंबर वाइज सभी केसेस लिखे हुए हैं, आप एक एक को पढ़ लीजिए और एक एक का जवाब हर एक में लिखा हुआ है कि किस विजिलेंस ने कहाँ रिकवरी की बात की है और उससे रिकवरी हो रही है, किससे रिकवरी नहीं हुई। ये पहला केस है, ये हमने लिख कर दे रहे। दूसरे केस में क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 7 उसको चार्जशीट किया हुआ है। तीसरे केस में क्योंकि उसमें कोई और इंक्वायरी चल रही थी, इसलिए ये इंक्वायरी कैंसिल हो गई, वो इंक्वायरी अभी चल रही है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। चौथे केस में स्टेट विजिलेंस को FIR करने का आदेश दे दिया है। इसमें पार्टली है, एक 6 और 7 जो एलिगेशंस हैं उसके खिलाफ FIR का आदेश दे दिया गया है और बाकी जो है उस पर रिपोर्ट अवेटेड है। तो सीरियस एक्शन भी लग रहे हैं। ये आपकी सरकार नहीं है जहां कभी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। पांचवा मैं नंबर वाइज बता रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैंने अनेक राज देखे, करप्शन चरम सीमा पे थी, कोई दूध का दूल्हा नहीं था, कोई भाई बुरा ना माने। कई भाई तो जब बोलते हैं करप्शन तो वो तो करप्शन का उनके खून में है, इतने खतरनाक वो राज कर रखे उनके बुजुर्गों ने। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहूँगा, करप्शन अब भी खूब है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ काम ऐसे करे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे खून में है करप्शन। और मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप करप्शन कंट्रोल करो, ऊपर वालों को भी समझाओ, इसको व्यापार का अड्डा ना बनाएं जो यहां से पैसे लेते हैं हरियाणा से। आप अगर करप्शन कंट्रोल करके, कोई माई का लाल आगे भी आने से नहीं आपको रोक सकता। मैं कह रहा हूं, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, सबको सबका हक दो। बहुत अनेक कमियां हैं मुख्यमंत्री महोदय, आप थोड़ी सी समझदारी करके, अगर बहुत चीजें हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात सिर्फ 2 मिनट की कहना चाहता हूं। एक तो आप ये जो गरीब वर्ग है बेचारा, जो SC के हैं, इन भाइयों को वो दे दो जो इन भाइयों ने सब निर्माण करी है। एक सेकंड से करप्शन, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज में, हमारे देश में रच बस चुका है और यही JJP के विधायक कह रहे थे कि खून में शामिल है। सरकार ये कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और विधायक नीरज शर्मा कांग्रेस के वो बिना सिले कपड़े पहनकर और बिना जूतों के सदन के अंदर आए थे और उन्होंने कहा कि एक ही दोषी पर कार्रवाई कर दीजिए। तो क्या प्रवीण अत्रे साहब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं आप किसी भी दोषी के खिलाफ जो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए विधायक को ऐसा भी तरीका अपनाना पड़ा विरोध का? देखिए नासिर भाई, जहां तक विधायक की बात है, ये मैं इसको एक कांग्रेसी विधायक द्वारा किया गया पाखंड कहूंगा। वो मैं बताता हूं कैसे। विधानसभा किस लिए होती है? विधानसभा होती है हर विधायक अपना विषय, अपनी समस्या विधानसभा में रखे और सरकार
उस पे क्या कार्रवाई, क्या आश्वासन देती है वो सुनिश्चित हो। जब नीरज शर्मा ने इस तरह का भ्रष्टाचार का एक विषय विधानसभा में उठाया तो सरकार की तरफ से लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी ने उनका जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि समयबद्ध इसकी जांच होगी लिमिटेड टाइम में, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यही आश्वासन सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे उनको दिया। उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं भीषम प्रतिज्ञा ले रहा हूं। अरे साहब, आपने विषय इसीलिए तो उठाया होगा ना कि आप उसकी जांच की मांग कर रहे थे, आप चाह रहे थे जांच और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सदन के पटल पे आपको आश्वासन दे दिया, उसके बाद विषम प्रतिज्ञा कर रहा हूं ये कहने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब आप पाखंड कर रहे थे, क्योंकि आप केवल जो कांग्रेस की सोच रही है। देखिए, मैं एक और बात बताता हूं। कांग्रेस के समय में एक म्यूटेशन रद्द किया था एक आईएएस अधिकारी ने, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की जमीन का म्यूटेशन था। लेकिन हुड्डा साहब ने क्या किया था? 3 अधिकारियों की एक कमेटी बना के उस म्यूटेशन रद्द की कार्रवाई को गलत ठहरा दिया, उस आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ठीक है सर। जो लोग भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हों वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये वो सरकार है, जब भी विषय आया आश्वासन नहीं दिया जाता है, सदन में दिया जा रहा है आश्वासन, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, और अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आरोप लगते ही तो सजा दी नहीं जाएगी। तो क्या जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी पार्टी को कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ बोल रही है, कार्रवाई नहीं कर रही? क्योंकि 2014 से लेके और 2022 तक कितने मामले भ्रष्टाचार के हमारे सामने आए, कितनी बार हमने डिस्कस किए, नौकरियों में कितनी पेपर लीक हुए, कितना बड़ा घोटाला हुआ, तस्करी जो अरावली माइनिंग की और दूसरी माइनिंग्स की तस्करी कितनी हो रही थी, कितने बार ट्रक पकड़े गए, कितनी एफआईआर दर्ज है, कौन से मामले में क्या कार्रवाई हुई अभी तक नहीं पता चला। शराब की तस्करी हुई कोरोना काल के अंदर, एसआईटी बिठाई गई, कौन सा मामला आया, कौन सी कार्रवाई हुई? मीटर खरीद घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ और पेपर लीक घोटाला हुआ, कई सारे घोटाले हो गए। और इवन की एक डिप्टी सेक्रेटरी पैसे लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़ा गया, कई करोड़ों की रिश्वत पकड़ी गई, कौन सा उसके ऊपर कार्रवाई हुई? अगर रिश्वत कोई आदमी अब डिप्टी सेक्रेटरी ले रहा है, किसके कहने पे ले रहा था, किसके, कौन कौन सम्मिलित थे उसके अंदर? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। तो विपक्ष ने कितनी बार मांग की, ये मांग को ऐसे ही जुटला दिया जाता है जिस तरह से दूसरे मामलों में किया जाता है। 8 साल से कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, और उसके बाद आज अभी दादा गौतम की अभी आ गई, दादा गौतम ने भी ये बात कह दी कि भाई साहब भ्रष्टाचार तो इस सरकार में पूरा दबा के हो रहा है, और ये भी बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार कांग्रेस के एमएलए ने कहा और नहीं हुआ कार्रवाई। लेकिन दादा गौतम के कहने पर भी भ्रष्टाचार इनको समझ नहीं आया, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के हैं, जेजेपी के हैं। अगर बीजेपी का आदमी कोई बोल दे तब भी भ्रष्टाचार इनको समझ में नहीं आएगा। इतने मामलों में भ्रष्टाचार में क्या कार्रवाई हुई 8 सालों में बताइए। सुन लेते हैं जी दीप कुमार। देखिए नासिर जी, अब ढींगरा जी की इतनी तेज आवाज में मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इस पर जो अपनी बात कहना चाहता हूं। ढींगरा साहब की जो बात आपने सुनी उस पर अपनी जवाब की कार्रवाई हो नहीं रही है। हाँ, मैं और आपकी पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी के सम्मानीय विधायक राम कुमार गौतम जी कभी कभी सही बात कहते हैं, और आज वो कुछ सही बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार तो हमारे खून में है, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का पार्ट बन चुका है, और उस पर अगर कोई इस तरीके का दिखावा ड्रामा करता है तो वाकई ये एक अफसोस की बात है कि वो कहीं ना कहीं असली सॉल्यूशन नहीं चाहता है, वो कहीं चमकना चाहता है, वो खबरें अभी तक की डिबेट में दिखना चाहता है, या वो अपना नाम बाकी के 90 विधायकों में से कहीं अलग दिखाना चाहता है। ये उनकी इच्छा दिख सकती है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे कम से कम 6 ऐसे विधायक याद आ रहे हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनकी हरकतें मैं आपको बताता हूँ। एक विधायक ऐसे थे जो साइकिल पर चलकर आते थे, एक संत वाला गमछा लेकर आते थे कि जैसे उनसे साधारण आदमी कोई नहीं। एक विधायक ऐसे थे जो शुद्ध हिंदी और वकालत वाली अंग्रेजी में ऐसी बातें करते थे कि जैसे इनसे ज्यादा कानून के हिसाब से और नियमों के हिसाब से चलने वाला आदमी कोई नहीं। एक विधायक ऐसे थे जो इतना दूध का दूल्हा अपने आप को बताते थे कि हर किसी पर सवाल उठाते थे। एक विधायक ऐसे थे जो संतों के अपने आप को इतना बड़ा भक्त बताते थे कि उसको दिखावे में ही रहते थे। एक विधायक ऐसे थे नासिर भाई जो अपने यहाँ पर समाज सेवी होने का नाटक करते थे, सारा कुछ दिखावा उस तरीके की चीजें करते थे। और एक विधायक ऐसे भी थे जो अपने परिवार का पीछे का गुणगान लेकर इतना बड़ा अपने आप को आदर्शवादी दिखाते थे कि जैसे उनसे भला इंसान कोई नहीं है। वो 6 के 6 आदमी एक भी विधानसभा में नहीं है आज के दिन। अच्छा,
सारे के सारे, और एक एक विधायक ऐसे भी थे जो आलू की बोरी लेके आते थे, कहते थे कि महंगाई होगी और तो ये आप होगा, ये वो कह रहे हैं कि अगली एक बार भी आप आदमी ये विधानसभा कह में रहे हैं नहीं कि अगली बार है जो जो ये विधायक ढोंग की राजनीति आज करते हैं। जो विधानसभा एक में मिनट, जिस जो विधायक ने नीरज ये शर्मा जो कांग्रेसी मुद्दा उठाया, विधायक वो अगली बार नहीं आएंगे होकर, विधानसभा जो में, आप ये कांग्रेसी कहना विधायक होकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होकर भ्रष्टाचार के बारे में बात करे, उस पर सवाल खड़ा करे, कमल जी का उससे बड़ा कहना ये है ढोंगी कि कोई नहीं है। ongoing प्रक्रिया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी चलता इस रहना चाहिए। देश में और इस हरियाणा में भ्रष्टाचार की जनक है। रजत उससे बड़ा पंचेता जी, भ्रष्टाचार के का हिस्सा मुद्दे और पर भ्रष्टाचार का जनक कोई नहीं है जो कांग्रेस पार्टी से हंगामा बड़ा। सदन में उसके हुआ, जो टिकट पर, बातें उसके उठी, सिंबल पर चुनाव आपकी लड़ने वाला पार्टी ने आदमी भी उठाई, उस भ्रष्टाचार पर पर सवाल आपका क्या उठाएगा। कहना है? ये ढोंग हो रहा था या फिर वाकई में कोई संजीदगी की बात हो रही थी वहां पर? देखिए अभी जजपा के प्रवक्ता ने जजपा के विधायक के बारे में एक बात कही कि वो कभी कभी सही बातें बोल देते हैं। तो उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बोली हैं इन्हीं के नेता के बारे में, जो मैं बोल के अब दोबारा से अपना कुछ गलत नहीं बोलना चाहता मैं आज किसी के बारे में। लेकिन अगर दादा गौतम ने पहले जो बातें बोली हैं दुष्यंत जी के बारे में, तो इसका मतलब इन्होंने वो भी सही बोली हैं। देखिए, मैं वो घोटाले नहीं गिनाना चाहूँगा। अगर भाजपा कहती है जीरो टॉलरेंस, तो भाजपा ने पंचकुला और फरीदाबाद की अनिल विज जी ने विजिलेंस इंक्वायरियाँ भी मांग की हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर जीरो टॉलरेंस है वो दिखनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत जो है भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, एक के बाद एक, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले। अब निगमों में चाहे फॉगिंग मशीन हो, गुड़गांव का हो निगम का, वहाँ भ्रष्टाचार के मामले हैं। उसके बाद फरीदाबाद का तो एक व्यक्ति ऐसा है, उसके हाई कोर्ट के केस मुझे लगता है 15-20 साल से चल रहे हैं। जितना पैसा उसने गबन किया है फरीदाबाद के अंदर, उतना तो शायद किसी ने किया हो। तो मामले बहुत हैं, कार्रवाई भी हो रही है। इसके लिए देखिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए सरकार को। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले, सच्चाई ये है कि आए दिन अखबार नहीं झुठलाते, झूठी खबरें ना अखबार छापते हैं ना आपके चैनल दिखाते हैं। एक के बाद एक कहीं ना कहीं अधिकारी को पकड़ा जा रहा है। 350 लाख रुपया अगर हम ये बोल दें कि इसको हवा कर दें और हम अपने बोलते डरे, एक बात उठाने पब्लिक डोमेन में जब बात आती है। मैं ना अगले मुद्दे पर, गिरदावरी वाले मुद्दे पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर इस पर आपकी थोड़ी सी कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। पूरा करूंगा। देखिए, दो चीजें तो यहां स्पष्ट हुई। एक, पंजेटा जी ने भी ये माना कि सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साहब आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन बताइए उसमें क्या हुआ। मतलब इन्होंने भी माना कि सरकार एफआईआर दर्ज भी करवा रही है। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि एक तरफ तो वर्तमान सरकार है, उसकी जानकारी में जैसे ही कोई विषय आता है वो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जिस ये डिप्टी सेक्रेटरी का जिक्र कर रहे थे, वो जानकारी भी सरकार के पास आई। आपने तो मामला नहीं उठाया था ना भाई, सरकार को पता लगा, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, गिरफ्तार कर लिया। एक बार मौका आएगा। गिरदावरी को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर भी काफी इस पर सवाल उठे थे और डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो फिर अपनी रिपोर्ट लेकर आए। कुलदीप बिश्नोई ने भी इस मुद्दे को उठाया और जो जेजेपी विधायक हैं वो भी उठा रहे थे, उनकी रामकुमार गौतम उनकी तरफ से भी उठाया गया। तो इस पर किस तरह से देखा जाए कि क्या किसानों से जो वादे सरकार ने किए हैं, प्रवीण अत्रे साहब, किसानों के साथ वादे पूरे नहीं हो रहे? मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए, जो किसान बर्बाद हो जाता है उसके बाद भी उनकी मदद नहीं हो पा रही, इसलिए मुद्दा भी काफी गूंजा आज। नहीं नासिर भाई, इस बात को इस तरह से समझिए कि जहां मुआवजे की बात है, वर्तमान सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूं, लगभग 8,000 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे किसान भाइयों को दिया। 1966 में हरियाणा बना, 1966 से लेके 2014 तक जितना भी मुआवजा किसान भाइयों को दिया गया उसका टोटल कर लीजिए, अगर वो 8,000 करोड़ के आसपास भी आ जाए, नंबर एक। दूसरा जो जिक्र हुआ, देखिए 2 खराबे हुए थे। एक बारिश का खराबा हुआ था सितंबर अक्टूबर में, जिसकी गिरदावरी हो गई 563 करोड़ के करीब, उसका मुआवजा जो है किसान भाइयों में वितरित सरकार ने करवाना शुरू किया। दूसरा खराबा हुआ था उसके बाद, जिसकी गिरदावरी, जिसका जिक्र विधानसभा में हुआ कि प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट जैसी आती है तुरंत मुआवजा निश्चित करके बंटवाना शुरू कर देंगे। केवल ढींगरा साहब, मेरे पास अब मैं एक प्रतिक्रिया सबकी लूंगा इस पर, बस फाइनल बात इस पर। दावरी और उसका सवाल है, इन्होंने ये कहा कि हमने सबसे ज्यादा दिया, तो बजट देखिए ना। सबसे पहले जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के अंदर हमने बजट 14 गुना बढ़ाया था और उससे पहले सिर्फ 2300 करोड़ बजट था पूरे साल का। तो पैसा क्यों नहीं दिया किसानों को? सुन लीजिए, क्यों नहीं दे दिया मुआवजा? आपने बहुत बोल देंगे फिर, क्योंकि वक्त नहीं है। अगर आपने बजट बढ़ा दिया, 1000 करोड़ का पेश हुआ, जितना आपकी बार कैपिटल एक्सपेंडिचर है
आपके बीजेपी बजट की से वो सरकार ज्यादा है का तो जो इस किसी बजट को में एक मामला वादा भी भी नहीं देती देती। है। जल्दी से बात पूरी कैसे करिए आप, बढ़ता है डिंगरा जी। जो बजट? किसी को आपने MSP तो भी लूट नहीं के देना अलावा चाहती, कुछ किया ही नहीं है। जो किसी को डबल आपने कीमत प्रदेश बोल के के डबल कीमत संसाधनों भी की नहीं देना लूट चाहती। की, एक मिनट किसानों की जमीनों को लूटा। डिंगरा जी, आप अत्रे साहब एक मिनट में बात पूरी करने दीजिए। आपने किसानों हरियाणा की के जमीन लूट के लोग बिल्डरों को दी। महंगाऊ नहीं है। 3000 एकड़ जमीन हरियाणा किसने के लोग लूटी सब किसानों की? समझते हैं। किसने दी? रजत पंजेटा जी, पहली और आखिरी आप प्रतिक्रिया लोगों ने इस मुद्दे पर जो आज- किसानों का मुद्दा था। इसलिए एक वर्ड में बोलता हूँ, एक जल्दी से हरियाणा के लोगों को नहीं, अत्रे साहब मत प्लीज, अत्रे साहब अब क्योंकि वक्त नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उनको ही मौका मिल जाए। एक लाइन। हरियाणा का एक बच्चा पैदा होता है गर्भ के अंदर 1 लाख का कर्ज लेके ठीक है सर, ठीक है। रजत पंजेटा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आखिर में। रजत पंजेटा जी, आखिरी और पहली प्रतिक्रिया किसानों के मुद्दे पर, गिरदावरी, मुआवजा, उनकी फसल खराबी। रजत पंजेटा जी प्लीज। ढींगरा साहब ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ढींगरा साहब आज यहाँ पे किसानों की बुराई हो रही है। सर थोड़ा सा वक्त बचा हुआ, उनको बोलने दीजिए प्लीज। रजत पंजेटा जी आप बोलिए सर, बोलिए पंजेटा साहब। इतना शरीफ मतलब आप बोलिए प्लीज सर, शराफत से काम लीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। बीच में बोल रहे हैं। रजत पंजेटा जी एक मिनट, नहीं, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ढींगरा साहब प्लीज उनको मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए इन लोग को जी। देखिए ढींगरा साहब का अगर हम सम्मान करते हैं तो फिर वो मैं दीपक जी आखिर में आपको, रजत पंजेटा जी प्लीज। ढींगरा साहब आवाज नहीं आ रही प्लीज। हाँ रजत पंजेटा जी बोलिए। देखिए नासिर जी, अब मैं आपको एक इससे गहरी बात बताता हूँ। परिवार पहचान पत्र की, परिवार पहचान पत्र देश में कहीं नहीं है, और परिवार पहचान पत्र के जरिए आज जो जैसे पेंशन काटी जा रही है, कम से कम 3.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी हरियाणा के अंदर। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आज महंगाई तो देखिए, इन्फ्लेशन पिछले 7 साल में इन्फ्लेशन रेट देखिए, जीएसटी लगा दी जो किसान के उपकरण थे सर, उसके बाद पंजेटा जी, बीच क्या में नहीं। क्या मैं किसानों मैं की कभी मदद कर अत्रे पा रही है बीच में सरकार? टोकता ही नहीं। देखिए हाँ। अगर किसानों को जो इस मुआवजा दुनिया मिला में नहीं रहे। तो ये बात भी पहले पहले ये तो भी बताइए, 2020 झूठ की मत कर रहे बोलिए हैं, वो 2020 की खरीफ की फसल 2,40,000 थी, पेंशन उसके वो लिए है, किसानों को धरने जो लगाने लोग इस पड़े। दुनिया में नहीं धरने रहे। लगाने के बाद वो तो किसानों को ऑटोमेटिकली 3 साल के क्यों बाद झूठ आप बोल रहे हो आप? तीसरे साल में बल्कि दे रहे हो, परिवार और वो भी पहचान किसानों से की पैसा वजह लेके, 30,000 किसानों से पेंशन तो पैसा ऐसी लेके बन रही है, किसानों को दे रहे हैं। जिन्होंने अब पेंशन फसल बीमा योजना में दीप कमल किसानों जी, से पैसा लेते अच्छा हैं साहब, और दीप कमल जी किसानों आगे, को आप देते ही हैं। के देखिए- साथ ही हैं दीप कमल जी। देखिए नासिर जी, देखिए ये सारी झूठी बातें हैं, सारी की सारी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और अभिनय लोग नहीं हम झूठ क्या बोल रहे हैं? साफ झूठ बोल रहे पेंशन हैं के आप। मामले में क्या आपने झूठ साफ है? झूठ जो बोला। बुजुर्ग इस दुनिया से आपने चले खुला गए, झूठ बोला उनको पेंशन के आप मामले गिन रहे हैं कि में। उनकी पेंशन काट आपने दी। खुला बिल्कुल झूठ बोला। नहीं। झूठ नहीं है, इन्होंने कहा 2 लाख से ऊपर आय को आधार माना इन्होंने। एक मिनट आखिर में इन्होंने कहा कि आते ही सिर्फ अकेले उनको आते बोलने ही पहली दीजिए। कलम दीप से कमल जी बोलिए, पेंशन दीप लागू कमल जी। करेंगे। एक मिनट पंजेटा। ये अब 2024 आ गया, दीप आज कमल जी, तक जल्दी से। 5100 पेंशन नहीं की इन्होंने। अब एक मिनट, जल्दी हमारी सरकार, हम तो पहली कलम से करेंगे ये काम। जल्दी से दीप कमल अब जी। आप कांग्रेस वाली हताशा मत दिखाइए, चुप हो जाइए थोड़ा सा। जो बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए उनको आप गिन रहे हैं कि उनकी पेंशन काट दी सरकार ने, ये पहला झूठ आपका। इन्होंने पेंशन किसानों पर मांगी बोलिए, है दीप कमल जी, किसानों भाई पर। 2016 से क्या दिसंबर सरकार मदद कर रही है 2020 तक किसानों की? की हाईकोर्ट में केस है, बैठ के झूठ बोल रहे हैं, बैठ के झूठ बोलते हैं टीवी के ऊपर। आपने जो इन्होंने ठीक है तो दी हुई सर, पेंशन मांगी। मैं माफी के सर, साथ, झूठ अब बहुत ज्यादा बोलते हैं, वक्त दी नहीं हुई है। पेंशन मांग ली इन्होंने। चर्चा को बहुत शुक्रिया, दी हुई पेंशन मांगी बहुत इन्होंने। शुक्रिया। ये चर्चा क्या को बात यहीं करते पर हैं? अब विराम देते हैं, इन्होंने- बहुत शुक्रिया। दीप कमल सारन साहब, रजत पंजेटा जी, प्रवीण अत्रे साहब और केवल ढींगरा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, बहुत सी ऐसी बातें थी जो जनता की समझ में आई भी होंगी, और बहस के दौरान कुछ ऐसी बातें भी होती नहीं भी आती, लेकिन हाँ बहुत संजीदगी के साथ ये डिस्कशन हुआ, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक असर भी करती हैं। अब आने वाले वक्त में जो बिल आए हैं, जो कानून बनेंगे, या फिर किसानों से वादे हैं, या भ्रष्टाचार पर रोक की बात है, या खात्मे की बात है, वो कितना हकीकत में तब्दील होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरों में तक के साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए खबरों में तक के साथ। नमस्कार।